हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हम लोग कर रहे हैं आजकल। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा मेन टॉपिक है, जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब भुगतान संतुलन। हम लोग इंग्लिश में भी कर रहे हैं और साथ साथ हिंदी में भी कर रहे हैं। ठीक, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। हालांकि ये बीओपी से नेक्स्ट वाला टॉपिक है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो विदेशी विनिमय दर है, इसके टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके डिमांड क्यों करते हैं, और दूसरी बात, इसकी सप्लाई क्यों करते हैं। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा, आई थिंक ये बिल्कुल नीट एंड क्लियर है। ठीक है, पिन पॉइंट हम करेंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 to 22 मिनट्स में ये कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले हमने दो पार्ट किए हैं डिटेल में। अगर आपने नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट बीओपी से कंपोनेंट, और बीओपी के बाद जो रिलेटेड पॉइंट्स है बीओपी से वो। ठीक, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह। चलिए, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जहां पे टेक प्लेस होता है, मतलब जहां पे एक्सचेंज होता है, उसको हम बोलते हैं मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, मतलब विदेशी मुद्रा बाजार। ठीक, तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेल और परचेज करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक मार्केट प्लेस चाहिए। ठीक, तो ऐसे ही जहां करेंसी सेल की जाए और बाय की जाए, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक, तो इसका मतलब द मार्केट एट विच फॉरेन करेंसी आर बाउट एंड सोल्ड इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो सिंपल लैंग्वेज में जहां पे विदेशी मुद्राएं खरीदी जा रही हैं और बेची जा रही है, ठीक है, तो विदेशी मुद्रा बाजार हम लोग उसको कहते हैं। तो सिंपल मीनिंग है, आई थिंक आपकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम चलते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की तरफ। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर हम इसको एक बार में पढ़ेंगे तो डायरेक्टली हमारे माइंड में ये समझ आ जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट अभी आप लोग देख रहे होंगे एक बात, कि एक यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो 79 रुपीज तक समथिंग है। ठीक है, ये देख रहे होंगे। और हमेशा जो डॉलर रहा है, वो डोमिनेंट या फिर जो डोमिनेशन पावर डॉलर की रही है इंटरनेशनल। ठीक है, तो ज्यादातर हमारा जो ट्रेड होता है वो डॉलर में ही होता है। तो इसलिए हम लोग डॉलर से कंपेयर करते हैं, और अपने जो जितने भी हमारे पास रिजर्व है आरबीआई के पास, वो भी हम लोग डॉलर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास 600 बिलियन यूएस डॉलर का स्टॉक है। ठीक है, यूएस डॉलर में ही कैलकुलेट करते हैं। तो जो हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एक यूएस डॉलर कितने रुपीस का होगा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक, सो द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर इज नॉन एज द रेट ऑफ एक्सचेंज। तो सिंपल लैंग्वेज में विदेशी विनिमय दर वो है जिस पर क्या हो रही है, एक मुद्रा का मूल्य दूसरे के लिए आदान प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो एक करेंसी हमारी यूएस की, एक करेंसी यूएस की है और दूसरी हमारी रुपीस है। तो इन दोनों में जो एक्सचेंज रेट है, मतलब दोनों का ही जो वैल्यू है, जो डिसाइड कर रहा है, वो कौन कर रहा है, एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। ठीक, सो इट एक्सप्रेस करेंसी एक्सटर्नल वैल्यू और परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये एग्जैक्टली हमारा क्या शो करता है, हमारी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू चेक करता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू फॉरेन में क्या है। ठीक है, अदर कंट्री के साथ क्या है। ठीक, सो जो बाहरी मूल्य है या क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, वो चेक करता है बेसिकली। ठीक, सो अभी अगर हम बात करें 78 और 79 रुपीज चल रहा है करेंटली। सो इफ 78 रुपीज आर टू बी पेड टू बाई $1, देन एक्सचेंज रेट पुट। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, $1 इक्वल टू 78 रुपीज। ठीक, तो 1:78। $1 के लिए हमें कितना रुपीज पे करना पड़ रहा है, 78 रुपीज। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो सपोज अगर हम बात करें 1 पाउंड, जो पाउंड है, ठीक है, वो कितना है अभी, 1 पाउंड 95 रुपीज के तकरीबन है। तो ये 1:95 हो गया। ठीक है, मतलब हमें 1 पाउंड के लिए 95 रुपीज देना पड़ रहा है। ठीक, तो ये जो हम लोग रेशो कर रहे हैं या फिर अनुपात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिस रेट पे एक करेंसी दूसरी करेंसी से हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। सो दैट, आई थिंक एक्सचेंज रेट भी आपके समझ आ गया होगा। So that exchange rate express the ratio of exchange between the currencies of two countries, जो हमने पीछे करके दिखाया रेशो। So it is the price of currency expressed in terms of other currency। ठीक है, तो प्राइस है एक्चुअली, वैल्यू है उस एक करेंसी की अदर करेंसी से, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग इसको एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं, मतलब हमारी करेंसी की जो बाहरी मूल्य है या फिर जो बाहरी उसकी वैल्यू है वो। सो दैट घरेलू मुद्रा का बाहरी मूल्य, इसको हम लोग
बोल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बहुत इजी टर्म्स थे, आई थिंक ये समझ आगे होंगे। तीसरी जो टर्म्स है यहाँ पे वो है टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब तीसरी जो चीज है वो है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में बेसिकली यहाँ पे 3 फॉरेन एक्सचेंज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बनता है कहीं पे, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसकी एक्सप्लेनेशन आप जितनी मर्जी बना सकते हो, बस समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक, तो पहले हम लोग करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मतलब स्थिर विनिमय दर। और स्थिर विनिमय दर में ही दो चीजें हैं, एक है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक, और दूसरा आता है आपका ब्रेटन वुड सिस्टम। ठीक, ये दो सिस्टम आते हैं अंदर आपके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के। ठीक, बाकी फ्लेक्सिबल और मैनेज ये सिंगल सिंगल है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जो हम पहले डिस्कस करते हैं वो करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसको हम बोलते हैं। मतलब हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो किस में डिसाइड होती है, परचेजिंग पावर ऑफ गोल्ड। मतलब हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर कितनी है गोल्ड में, वो डिसाइड करेगा कि हमारी वैल्यू अदर करेंसी के साथ में कितनी होगी। चलिए, आई थिंक यहाँ पे नहीं समझ आया होगा। आगे स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल, मतलब हम लोग जब इसमें कुछ एग्जांपल देंगे तो इजी लगेगा। चलिए, तो अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट समटाइम्स कॉल्ड पैक्ड एक्सचेंज रेट। तो इसको हम लोग पैक्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। पैक्ड क्या होता है, बधा हुआ। ठीक है, अब बधा हुआ किसमें बधा है, गोल्ड में बधी हुई है हमारी वैल्यू। ठीक है, करेंसी की। इस टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट इज इन विच करेंसीज वैल्यू इज फिक्स्ड और पैक्ड। पैक्ड क्या होता है, एक प्रकार के बधा हुआ, ठीक है, बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। अब पैक्ड किसने किया है, या फिर हमारी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में किसने निर्धारित की है, मॉनेटरी अथॉरिटी ने। ठीक है, मॉनेटरी अथॉरिटी जैसे यहाँ आरबीआई है, फेडरल रिजर्व सिस्टम है यूएसए में। ठीक, मॉनेटरी सिस्टम ने या मॉनेटरी अथॉरिटी ने, अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ अदर करेंसी, अ बास्केट ऑफ अदर करेंसीज और अनदर मेजर्स ऑफ वैल्यू सच एज गोल्ड। तो एक करेंसी की वैल्यू किस टर्म्स में हो रही है, गोल्ड में। ठीक है, हम लोग गोल्ड में कंपेयर करके उसको, पहले गोल्ड में वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं करेंसी की, फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं अदर करेंसीज के साथ। ठीक, सो दैट अन्य माप जैसे कि गोल्ड, गोल्ड के साथ हम लोग जैसे एक करेंसी की वैल्यू गोल्ड में तय करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं अदर करेंसी के साथ। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल से बातें बहुत इजिली हमें समझ आ जाएंगी। सो इफ द वैल्यू ऑफ 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे क्या है, एक यूके का पाउंड है। ठीक है, यूके के पाउंड में आप लोग 4 ग्राम गोल्ड खरीद पा रहे हो। ठीक है, एक यूके पाउंड में 4 ग्राम हमें गोल्ड मिल रहा है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ऐसा असल में नहीं होता, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ठीक, एक यूके पाउंड में 4 ग्राम ऑफ गोल्ड लिया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ यूएस वैल्यू इज इक्वल टू 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। 1 US डॉलर की वैल्यू कितनी है, 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। क्योंकि एक करेंसी की वैल्यू, यहां समझना ये जरूरी है कि एक करेंसी की वैल्यू फिक्स्ड हो रही है किसमें, गोल्ड में। ठीक, और ये उस करेंसी की परचेजिंग पावर है। गोल्ड के लिए परचेजिंग पावर जितनी अधिक होगी, अदर करेंसी के साथ भी उसकी परचेजिंग पावर या वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, तो यहाँ पे आप समझते हैं 4 ग्राम गोल्ड मिल रहा है एक यूके पाउंड में, और 1 US डॉलर में मिल रहा है 2 ग्राम गोल्ड। तो ज्यादा परचेजिंग पावर किसकी है, ठीक है, 1 यूके पाउंड की ज्यादा परचेजिंग है, क्योंकि हम लोग 4 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीद पा रहे हैं। वहीं डॉलर में सिर्फ 2 ग्राम खरीद पा रहे हैं, मतलब आधी वैल्यू है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें यूके पाउंड और यूएस डॉलर में, ठीक है, यूके का पाउंड और यूएस के डॉलर में अगर कंपेयर करें, तो एक यूके डॉलर में हम लोग कितने यूएस करेंसी खरीद सकते हैं, 2। ठीक है, मतलब डबल वैल्यू है आपकी पाउंड की। मतलब एक पाउंड देके हम लोग कितनी डॉलर खरीद सकते हैं, 2। ठीक है, तो 1:2। तो दैट एक्सचेंज रेट, ये एक्सचेंज रेशियो ऑफ यूके पाउंड एंड यूएस इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ भी सेम है जो हिंदी में दिया हुआ है। तो विनिमय अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 के बराबर। ठीक है, मतलब एक पाउंड के लिए आपको 2 US डॉलर पे करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक्सचेंज रेट। कौन डिसाइड कर रहा है, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की परचेसिंग पावर। और फिर हम वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं अदर करेंसी के साथ। सो दैट द गोल्ड स्टैंडर्ड इज मॉनेटरी सिस्टम वेयर कंट्रीज करेंसी और पेपर मनी हैज अ वैल्यू डायरेक्टली लिंक्ड विद गोल्ड। ठीक है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू डायरेक्टली लिंक किसके साथ है, गोल्ड के साथ। गोल्ड की परचेसिंग पावर कितनी है, और गोल्ड की परचेसिंग पावर हमारी बहुत अच्छी है, तो हमारी वैल्यू करेंसी की बहुत अच्छी रहेगी विद अदर करेंसीज।
So with the gold standard, countries agree to convert paper money into fixed amount of gold. जो आपको एग्जांपल दिया था वही बात है, ठीक है, ये वही बात है जो हमने एग्जांपल दिया था. So a country that uses the gold standard set of fixed price. अब जो भी कंट्री, ठीक है, एक देश जो सोने के मानक का उपयोग करता है वह सोने के लिए एक निश्चित मूल्य निर्धारित करता है. तो ये क्या कर रहा है, जो प्राइस सेट कर रहा है, कौन कर रहा है, उस कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी. ठीक, ठीक है, और उस कीमत पर सोना खरीदता और बेचता है. ठीक. सो फॉर गोल्ड एंड बाइज एंड सेल्स एट दैट प्राइस. तो उस प्राइस पे गोल्ड को बेचा और खरीदा जा रहा है. जो सेट कौन कर रहा है, वहां की मॉनेटरी अथॉरिटी. और किस में कर रही है, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. गोल्ड की परचेसिंग पावर ज्यादा रहेगी तो करेंसी की वैल्यू अदर करेंसी के साथ भी ज्यादा रहेगी. आई थिंक ये समझ आ गया होगा. अगर नहीं समझ आया इसको एक बार फिर से देख लेना, समझ आ जाएगा. ठीक. चलिए, और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, एक ही साथ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. चलिए, दूसरा जो इसका सेट है ना, सबसेट फिक्स्ड एक्सचेंज का, वो है ब्रेटन वुड्स सिस्टम. अब जो गोल्ड स्टैंडर्ड था ये तकरीबन अगर हम बात करें रफली 1881 से लेके 1944 तक शुरू हुआ. 44 में कोलैप्स कर गया. 44 के बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम शुरू हुआ. ठीक है, आपको पता है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ब्रेटन वुड में ही, ब्रेटन वुड से ही स्टार्टिंग हम लोग मानते हैं. ठीक, 1944 1945. तो यहीं से जो यूएस इकोनॉमी थी या फिर यूएस डॉलर था, वो डोमिनेंस पावर या डोमिनेशन पावर यूएस डॉलर की थोड़ा बढ़ने शुरू हो गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. चलिए, तो ब्रेटन वुड को समझते हैं. उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, फिर हम आगे चलेंगे. ठीक है, यहां हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं. तो यहाँ पे जो वैल्यू एक कंट्री करेंसी की दूसरी करेंसी से सेट होती थी वो होती थी डॉलर में. ठीक है, यूएस डॉलर में. और यूएस डॉलर की जो वैल्यू होती थी वो सेट होती थी प्राइस ऑफ गोल्ड. ठीक है, मतलब गोल्ड में. अब अल्टीमेटली क्या हुआ, जो अदर करेंसीज है, ठीक है, मान लीजिए यूएस डॉलर के साथ हमारा रुपीज है, ठीक है, येन है, या फिर पाउंड है. अभी जितनी भी अदर करेंसीज हैं ये तो सब लिंक होगी डॉलर से. और डॉलर अल्टीमेटली किससे लिंक है, गोल्ड से. तो मतलब सभी करेंसीज की वैल्यू अब इन डिसाइड हो रही है इन टर्म्स ऑफ डॉलर. और डॉलर की वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है, गोल्ड. ठीक. तो अल्टीमेटली जिसको डॉलर खरीदने की पावर ज्यादा होगी, अल्टीमेटली उसको गोल्ड खरीदने की पावर भी ज्यादा होगी. तो यहाँ पे अब एक बैरियर खड़ा हो गया, क्या, डॉलर. ठीक है, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है या फिर जो वैल्यू सेट हो रही है वो पहले कंपेयर हो रही है डॉलर से. ठीक. चलिए, अब चलते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ. सो द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट was negotiated in the July 1944 by delegates from 44 countries. ठीक है, जो शुरुआत हुई थी 44 कंट्रीज से एट द यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्रेटन वुड्स. और ब्रेटन वुड्स जो सभा थी, जो सम्मेलन था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, न्यू हेम्पशायर, एंड दस द नेम ब्रेटन वुड एग्रीमेंट. इसका नाम वहीं से पड़ गया, क्या, ब्रेटन वुड सिस्टम इसका नाम पड़ गया. ठीक. चलिए, सो अंडर दिस ब्रेटन वुड सिस्टम गोल्ड वाज बेसिस फॉर द यूएस डॉलर. अब इसमें क्या है, जो सोना था या फिर जो गोल्ड था वो अमेरिकी डॉलर का आधार था. ठीक है, मतलब यूएस डॉलर की वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है, गोल्ड. एंड अदर करेंसीज वर पैक्ड इन यूएस डॉलर. अब आई थिंक ये बात क्लियर होगी होगी आपके. जो यूएस डॉलर था उसकी वैल्यू डिसाइड हो रही थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. लेकिन जो अदर करेंसीज थे वो पैक्ड थे, बंधे हुए थे किसके साथ, यूएस डॉलर के साथ. तो अदर करेंसीज की वैल्यू, ठीक है, मेजर की जा रही थी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स वैल्यू. सो द ब्रेटन वुड सिस्टम इफेक्टिवली केम टू एन एंड इन अर्ली 1970s. और 1971 तक रफली ये क्या हुआ, कोलैप्स कर गया. ठीक है, ब्रेटन वुड सिस्टम 1944 में शुरू हुआ था, तकरीबन 1971 तक कोलैप्स कर गया. ठीक. चलिए नेक्स्ट. सो द ब्रेटन वुड सिस्टम रिक्वायर्ड करेंसी पैक्ड टू यूएस डॉलर. अब एक क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि ब्रेटन वुड सिस्टम में जो अदर करेंसीज थी वो पैक्ड किस में होती थी. तो अदर करेंसीज जो पैक्ड होती थी, बधी होती थी, वो यूएस डॉलर में पैक्ड होती थी. ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होती थी. अदर करेंसीज यूएस डॉलर के साथ टाइट रहती थी. ठीक है, विच वॉज टर्न पैक्ड टू द प्राइस ऑफ गोल्ड. और जो डॉलर का प्राइस रहता था वो पैक्ड किस में रहता था, गोल्ड में. ठीक है, जो हमने एग्जांपल दिया था यहाँ पे वही.
सो 1970s में ये कोलैप्स कर गया था, मतलब 1971 में ही हम लोग मानते हैं कि ब्रेटन वुड्स हमें मतलब खत्म हो गया था। उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट शुरू हुआ। ठीक। तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की सेटअप होने के बाद जो यूएस की एक डोमिनेंस पावर थी, ठीक है, वो थोड़ा सा बढ़नी शुरू हो गई थी। चलिए, सो दूसरा करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आपके नाम से आपको समझ आ गया होगा, फ्लेक्सिबल, ठीक है, लचीला है बहुत, मतलब मार्केट फोर्सेस पे काम करता है, और ये रियल लाइफ में अभी वर्क भी कर रहा है और इफेक्टिवली वर्क करता है। सो द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एट विच वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू एडजस्ट फ्रीली टू फ्लोट एज डिटर्मिनेशन या डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति, मतलब विदेशी जो फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई है, वो डिसाइड करेगा कि उसकी करेंसी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, मतलब करेंसी की डिमांड और करेंसी की सप्लाई डिसाइड करेगी कि उस करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करेगा? उस करेंसी की डिमांड और सप्लाई। ठीक। सो इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग भी यही है और फ्लेक्सिबल भी यही है। ठीक, लचीला और अस्थाई विनिमय दर इसको हम बोलते हैं। ठीक। सो आई थिंक ये बात भी समझ आ गई होगी। डायग्राम करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे निर्धारित होगा? सो इक्विलिब्रियम कैसे आ सकता है, मतलब संतुलन दर कैसे आएगी? तो इसमें विदेशी मुद्रा के लिए डिमांड और विदेशी मुद्रा के लिए सप्लाई। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज डिमांड, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं डिमांड सप्लाई का, वही है। ठीक है, लेकिन ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कब काम आएगा आपके? ये डायग्राम तब काम आएगा आपके जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है अबव इक्विलिब्रियम। ठीक है, अबव इक्विलिब्रियम। तो अब क्या होगा? रेट ऑफ एक्सचेंज कम करोगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा करोगे? ठीक है, जिससे क्या हो? ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या ज्यादा, या फिर इससे जिससे क्या हो, इकोनॉमी रिस्टोर हो जाए। ठीक, या फिर जब अबव इक्विलिब्रियम होती है तो डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई ज्यादा होता है फॉरेन एक्सचेंज। तो सभी डाउट आपके जो है ना, इस डायग्राम से क्लियर हो जाएंगे। सो नंबर वन, इक्विलिब्रियम वहां सेट होगा जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, मतलब इस पॉइंट ई पे दोनों बराबर हैं। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ओ आर, और ओ एम हो गया इक्विलिब्रियम रेट ऑफ, ठीक है, डिमांड और सप्लाई, यहाँ पे इक्वल है एक दूसरे के। ठीक। अब कहानी होती है अभी शुरू, जब क्या होता है? रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होता है। रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज जब होगा, देखो, तब रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होगा तो यहाँ पे लोग डिमांड करेंगे करेंसी की कम, और सप्लाई हो जाएगी करेंसी की ज्यादा। ये वही रोल प्ले कर रहा है जो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई करता है। ठीक। और जैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा, ठीक, उसके साथ साथ ये क्या होगा? रेट ऑफ एक्सचेंज कम, और इसमें स्पेशल सी बात है कि रेट ऑफ एक्सचेंज जब कम हुआ तो इसकी डिमांड बढ़ गई और इसकी सप्लाई जो है कम हो गई। ठीक। तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है ना, लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई, वैसे ही काम करेगा ये भी। तो एक बार डायग्राम आप नीट एंड क्लियर बनाएंगे तो ज्यादा इजिली समझ आपको आ जाएगा। सो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड वेयर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकम इक्वल। ठीक है, जहां पे ये बराबर हो जाएंगे हमारा इक्विलिब्रियम निकल आएगा। फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व एंड फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, विदेशी मुद्रा की मांग वक्र और आपूर्ति वक्र एक दूसरे को क्या होता है? वहां इंटरसेक्ट करती है, तो वो बन गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक। अब देखते हैं अबव इक्विलिब्रियम और बिलो इक्विलिब्रियम। सो इन द डिमांड डी कर्व इंटरसेक्ट एट सप्लाई कर्व एट ई, जहां पे हम इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। उसके बाद द रेट ऑफ विच डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बिकम इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो डिसइक्विलिब्रियम केस में क्या हो सकता है? या रेट ऑफ एक्सचेंज कम या रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग करते हैं। अगर हम लोग इस साइड प्राइस भी मान लें तो ये सारा वही बन जाएगा जो हम लोग किस में करते हैं? लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक, जैसे प्राइस बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ बढ़ा, तो प्राइस बढ़ने से क्या हो जाता है? प्रोड्यूसर सेल ज्यादा करना शुरू कर देता है। ठीक, तो प्रोड्यूसर सोचेगा कि मैं क्या करूं? सप्लाई ज्यादा करूं। ठीक, तो इस केस में क्या होता है? सप्लाई ज्यादा और डिमांड क्या हो जाएगी? कम। ठीक, ज्यादा प्राइस पे। जैसे ही प्राइस
कम होगा तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिमांड बढ़ गया, लेकिन सप्लायर क्या करेगा, कम प्राइस पे कम बेचेगा। ठीक, तो ये वही है लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है मैनेज्ड या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सो मैनेज्ड का मतलब है प्रतिबंधित या फिर प्रबंध लगाना, वैसे मैनेज करना उसको। ठीक, अब यहाँ पे जो मैनेज करता है ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही है, डिमांड और सप्लाई ही आपको डिसाइड कर रही है करेंसी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट किसका आ जाता है, सेंट्रल अथॉरिटी का। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, आरबीआई का थोड़ा सा इंटरवेंशन हो जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही है विद सम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट या फिर आरबीआई। ठीक है, मॉनेटरी अथॉरिटी इंडिया में कौन है, आरबीआई। सो अंडर दिस सिस्टम प्लॉटिंग ऑफ एक्सचेंज रेट इज नॉट कंप्लीटली फ्री। ठीक है, इसमें अब टोटली फ्री तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है, मैनेज कर रही है इसको मॉनेटरी अथॉरिटी, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है। ठीक है, मैनेज बाय आरबीआई विद सम इंटरवेंशन, इंटरवेंशन है, इंटरफेयर कुछ मॉनेटरी अथॉरिटी की है, इस बात को देखिएगा, है ना। सो ऑफ द कंट्री इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए जो बेस्ट होगा वो मौद्रिक प्राधिकरण या फिर आरबीआई जो है मॉनेटरी अथॉरिटी वो करेगी। ठीक है, बेस्ट एफर्ट्स यूज करेगी। चलिए नेक्स्ट, नाउ व्हाई वी आर डिमांडिंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज हम लोग क्यों मांग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, और सप्लाई कहाँ से होती है। ठीक, तो डिमांड हम लोग फॉरेन एक्सचेंज क्यों करते हैं, हमें विदेशी मुद्रा चाहिए ही क्यों, ऐसा अगर हो कि हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए ही ना। ठीक है, लेकिन बहुत सी चीजों में हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसमें हमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रोड, हमें क्या करना पड़ेगा, वस्तु और सेवाओं का आयात करना है। ठीक है, तो इंपोर्ट करेंगे तो उनकी इंपोर्ट पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करनी है तो हमें क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए। ठीक, एक बात, परचेज ऑफ असेट इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री से हमने कोई संपत्ति खरीदनी है तो हमें पेमेंट करनी है उनको, इसलिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। नेक्स्ट, स्पेकुलेशन ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। अब स्पेकुलेशन क्या होता है, हमें सट्टा लगाना है या फिर हमें स्पेकुलेट करना है मनी को, या हम लोग जो एक सेलिंग परचेजिंग करते हैं रुपीज की, यहाँ खरीदा वहां से बेचा, जिसको हम आर्बिट्रेज भी बोलते हैं। एक मार्केट से पैसा खरीदते हैं, दूसरी मार्केट में बेचते हैं। ठीक, तो अगर हमें स्पेकुलेशन करना है, दूसरी मार्केट में स्पेकुलेट सट्टा भी लगाना है, तो भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। एंड अदर पेमेंट इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस लाइक एक्सपेंडिचर ऑन एम्बेसीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारे दूतावास है उनको हमने खर्च करना है, संगठनों पे खर्च करना है फॉरेन कंट्री में, तो हमें चाहिए फॉरेन की करेंसी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं कि सप्लाई कहाँ से हो रही है। ठीक है, विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कहाँ से हो रही है। नंबर वन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्रीज। अब जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं इनसे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसीप्ट हम लोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिसीप्ट में अब हमारे पास पैसा आ रहा है। ठीक, रिसिप्ट आ रही है, पैसा आ रहा है, तो हम लोग जो सप्लाई है वो कर पा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक, मेन सोर्स वैसे एक्सपोर्ट ही है, एक्सपोर्ट करोगे तो रिसिप्ट होगा फॉरेन एक्सचेंज। इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंट्रीज इन द डोमेस्टिक कंट्री और परचेज ऑफ असेट्स बाय फॉरेनर्स, फॉरेनर्स यहाँ एफडीआई कर रहे हैं या एफआईआई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनका पैसा हमारे कंट्री में आ रहा है, तो ठीक है, तो सप्लाई बढ़ रहा है फॉरेन करेंसी का। नेक्स्ट है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसीज, फॉरेन करेंसी का मूवमेंट हमारी इकोनॉमी में बढ़ रहा है। ठीक है, चाहे करेंसी डीलर्स के थ्रू है या स्पेकुलेटर्स के थ्रू है। स्पेकुलेटर्स होते हैं सट्टे वगैरह। ठीक है, कई बार इंडिया में भी सट्टा लगाते हैं, तो पैसा भेजते हैं कहाँ पे, फॉरेन करेंसी इंडिया में भेजते हैं, तो सप्लाई उसका बढ़ता है। ठीक, सो ये जितने भी तरीके आपको बताए हैं इससे क्या हो सकता है, हमें विदेशी मुद्रा मिल सकती है, मतलब सप्लाई बढ़ सकती है। ठीक, तो जो टोटल आज का टॉपिक था, ज्यादा इसमें कुछ नहीं था, बेसिक बेसिक पॉइंट थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, आई थिंक ये लास्ट वीडियो रहेगा फॉरेन बीओपी सीरीज का। ठीक है, इसमें हम करेंगे करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन। यूजीसी में तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से। साथ के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड मार्केट को पढ़ने की। ठीक है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पॉट एक्सचेंज रेट, ठीक है, पढ़ने की। सो नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगा। अगर इस बीओपी का कोई टॉपिक मिसिंग है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो भी हम लोग कवर कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब आपको पार्ट 4 में। बने रहिए तब तक के लिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। और इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं
तो इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों ने अभी पेज क्रिएट कर दिया है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर इच्छुक हो, ठीक है, तो वहां भी हम लोग थोड़े थोड़े पोस्ट यहाँ पे डालना शुरू करेंगे, तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।